नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमारे साथ विमल बेंगानी भी होंगे, बेंगानी इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं। उनसे चर्चा करेंगे खरीफ फसलों की बुआई को लेकर। लेकिन जो भी किसान हमारे साथ अभी जुड़े हैं या देख रहे हैं हमें, उनसे ये गुजारिश है कि वो अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां हमसे शेयर करें। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने खेती का, अपने खेत का, अपनी परेशानियों का वीडियो बनाएं और हमसे शेयर करें। आपकी आवाज़ को हम स्वदेश की आवाज़ बनाएंगे और कोशिश करेंगे जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो हम अपने चैनल के जरिए अपने आपको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि आपकी दिक्कतें कम हो सके। चलिए, ये नंबर है, एक बार नोट कर लीजिएगा, ये प्लेट ज़रूर देख लीजिए क्योंकि हम किसान की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। शाम के शो में हर दिन कोशिश करते हैं कि किसानों का जो वीडियो है, फ़ोटो, उसे शेयर करें। हर शिकायत हमारी मुहिम का हिस्सा है। आपकी बात, आपकी आवाज़ पूरे देश को हम सुनाना चाहते हैं और इसलिए हमने ये शुरू किया है ये मुहिम। 9136934065 पे आप अपनी शिकायतें हमें भेज सकते हैं। चलिए लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं चांदी के साथ। चांदी में हालांकि कल ज़बरदस्त तेजी थी, 2000 रुपये तक के लेकिन आज नरमी के साथ शुरुआत होने के बाद फिर से तेजी दिखनी शुरू हो चुकी है। अनिंद सर, क्या लग रहा है आपको, चांदी फिर से आज तेज होगी? किस तरफ चांदी जाती दिख रही है यहाँ से? नमस्कार विश्वमोहन जी, वेरी नमस्कार गुड सर। मॉर्निंग। देखिए, चांदी के लिए दो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिव है। एक है सोना, जो ये जैसे एमसीएक्स में ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और कॉमेक्स में भी काफी अच्छा इसमें रैली आया है। और दूसरा, कॉपर प्राइसेस आफ्टर ऑल द अनसर्टेनिटी, सिर्फ कॉपर नहीं, जो बेस मेटल्स है वो भी अच्छा ट्रेड कर रहा है। एंड थर्ड, जो एडिशनल एक फैक्टर है वो है कि जो ग्लोबल इक्विटी सेंटिमेंट है वो भी अभी पॉजिटिव है। तो ये तीनों फैक्टर्स के कारण प्लस जो टेक्निकल प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से धीरे धीरे चांदी 1,17,000 के तरफ जा सकता है, जो नया ऑल टाइम हाई है। 1,09,000, 1,10,000 इसका अच्छा एक बेस है। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बेटर होगा कि थोड़ा सा पुल बैक में इसको खरीदे। जैसे अभी 1,12,000 के ऊपर ये चांदी चल रहा है, तो 1,11,000 के आसपास ये शाम को मिल सकता है, फिर वहां पे खरीदा जा सकता है। और 1,16,000, 1,17,000 के लिए पोजिशनली आपको यहाँ से 1,16,000, 1,17,000 तक भी जाती चांदी दिख रही है। आप बताइए भाविक जी, आपकी राय क्या है चांदी पर? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, चांदी में यस, अगर अंडरटोन देखें तो काफी बुलिश है। और जैसे बेनेडी ने भी बताया कि कॉपर अगर देखें तो कॉपर भी अभी स्टेडी प्राइस है, तो जिसकी वजह से लग रहा है कि चांदी में ज्यादा गिरावट नहीं आ सकती। बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट फर्स्ट हाफ थोड़ा, अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ से मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन कॉल दूंगा कि जहाँ पे शायद फर्स्ट हाफ में थोड़ा नफा वसूली आ सकती है, तो एक बार कोई कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो शॉर्ट करके चल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से ही 1,12,700 के स्टॉप लॉस है और टारगेट रख सकते हैं 1,11,500 का। अगेन 1,11,000 से 1,11,000 के 500 के करीब मुझे लग रहा है अच्छा सपोर्ट है। तो इवनिंग सेशन में किसी को बाय करना है तो वो लेवल पे बाय कर सकते हैं, बट यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कुछ घंटों के लिए ट्रेड है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, प्योर ट्रेडिंग माइंडसेट है आपका, फिर आप इसमें एंट्री करें और दिन के दौरान ही निकल जाए 1,11,500 के आसपास। फिर अगर आपको शाम के सत्र में ट्रेड करना है तो बाइंग साइड में आपको रहना चाहिए। पोजिशनली जैसा बैनर्जी सर ने कहा भी है, 1,16,000, 1,17,000 तक भी जाती चांदी उनको दिख रही है। गोल्ड में आज देखें तो यहाँ पर भी निचले स्तरों से हल्की रिकवरी ज़रूर दिख रही है। गोल्ड का अक्टूबर का जो वायदा है वो अब 1,01,000 के ऊपर है। यहाँ 1,09,000 रुपये तक फिसलता हमने देखा था। लोअर लेवल से 200-250 रुपये की रिकवरी आई है। बैनर्जी सर, क्या लग रहा है आपको, यहाँ से गोल्ड की चाल कैसी रह सकती है? शाम के सत्र में फिर से अच्छी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए? विश्वमोहन जी, एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर के लिए एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर तो बना है। जैसे गोल्ड अभी एमसीएक्स में ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, क्योंकि रुपी अगेंस्ट डॉलर ऑलमोस्ट एक ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है, 88 के आसपास। तो इसका एक काफी बड़ा बेनिफिट
सोने को मिल रहा है। सोने में ये बेटर होगा कि अगेन पुल बैक के लिए वेट कीजिए, क्योंकि इंटरनेशनली अभी भी जो एक ओवरऑल एक रेंज है इन डॉलर टर्म्स, वो है 3300 के नीचे ये सस्टेन नहीं किया है, और 3400 उसके ऊपर भी सस्टेन ये नहीं किया है। तो 1,03,00,000 के आसपास इट विल बी अ बेटर एंट्री, और स्टॉप लॉस होना चाहिए 99,600 के नीचे। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, ये साल का अगर चाल देखे तो 3 से 4% का जब भी सोने में करेक्शन हुआ है ऑल टाइम हाई से, तो वो एक फैंटास्टिक एंट्री रहा है इन सोना। तो पुल बैक में एक्यूमुलेट कीजिए। इंट्राडे का लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट जो पोजिशनल है उसमें ये एक पुल बैक में एंट्री करना इसमें बेटर रहेगा। ओवरऑल 1,05,000 का एक टारगेट है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो पुल बैक में एंट्री करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपके लिए गोल्ड को लेकर। चलिए अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में लगातार चौथे सत्र में आज भी हल्की नरमी दिख रही है, लेकिन हालांकि नरमी उस तरह की बहुत ज़्यादा आज नहीं। आज उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से रिकवरी थोड़ी आ जाए, और ब्रेंट का भाव 68.5 के आसपास है। मामूली गिरावट है 5,830 के आसपास। भाविक जी, आप बताइए कच्चे तेल की चाल आपको कैसी यहाँ से दिख रही है? क्या और भी गिर सकता है कच्चा तेल, या यहाँ से रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, इंट्राडे मुझे लग रहा है शायद थोड़ा वीक हो सकता है, बट अगर मैं थोड़ा व्यू बड़ा करूँ तो 55-5600 का जो एमसीएक्स में सपोर्ट जोन है वो काफी स्ट्रांग है, और मुझे नहीं लग रहा है कि उसके नीचे सस्टेन कर पाएगा। और ऊपर की अगर देखें तो जो पहले 5800 का हर्डल है वो अभी 6000 से 6100। एक ब्रॉड रेंज अगर मैं देखूँ तो 55-5600, और ऊपर देखूँ तो 6000 से 6100। उसी में मुझे लग रहा है कि शायद कच्चा तेल है उसी में ट्रेड करेगा इन ब्रॉडर रेंज। अभी जो ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाया है वो थोड़ा नेगेटिव है, बट जिस हिसाब से ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं और एडिशनल सैंक्शंस लगा रहे हैं जो भी रूस से कच्चा तेल लेगा, तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड जो है वो कुछ कहीं ना कहीं कोई हेडलाइन चेज कर रहा है, और कोई डायरेक्शन कंप्लीटली मुझे लग रहा है नहीं आएगी। थोड़े थोड़े जैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आएंगे तो उसी हिसाब से थोड़ा रिएक्ट करेगा। आज के दिन मुझे लग रहा है थोड़ा बेच के चलना चाहिए। तो क्रूड ऑयल में 5850 का जो पुट ऑप्शन है वो इंट्राडे बेहतर रहेगा 160 के करीब बाय करने के लिए, और 220 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 135 का। तो कच्चे तेल के 5,850 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह 160 पे, 220 तक का टारगेट है इसके प्रीमियम का, 135 का एसएल भी लगा लीजिएगा। तो पुट के साथ यहाँ पर जाने की सलाह भाविक जी की तरफ से आ रही है। आप बताइए अनिल सर, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? कच्चे तेल में जो ओवरऑल एक व्यू रहा है लास्ट फ्यू वीक से, वो ये कि आपका फंडामेंटल और जियोपॉलिटिक्स इसका एक अप एंड डाउन, एक पुल और पुश चल रहा है। तो कोई क्लियर डोमिनेंट फैक्टर है नहीं। 65 और 69 या $70 का एक ब्रॉड रेंज है WTI में। तो 65-50 के आसपास आके ये बाउंस किया है। तो इंट्राडे के लिए मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन इसमें एक व्यू लेना चाहूंगा। तो हो सकता है 5900 तक ये बाउंस करे, 5900 या 5950 तक। तो इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, या कॉल ऑप्शन के थ्रू व्यू एक्सप्रेस इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए ऑप्शन सेलिंग, मतलब जैसे शॉर्ट स्ट्रैंगल एक बेटर ट्रेड रहेगा। लास्ट वीक एक अनटूवर्ड स्पाइक हुआ था 70 के ऊपर, वापस मतलब वो रिट्रेस कर गया। अगर वैसे सिचुएशन को अगर हैंडल करना है तो शॉर्ट स्ट्रैंगल को थोड़ा सा हेज स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करके एक शॉर्ट स्ट्रैंगल और एक लॉन्ग स्ट्रैंगल का कॉम्बिनेशन करके एक आयरन फ्लाई जैसा स्ट्रेटजी बनाया जा सकता है, जो विच कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस टेम्पररी स्पाइक्स। तो ओवरऑल रेंज बाउंड रहेगा। इंट्राडे के लिए एक अप मूव का चांस है। इंट्राडे के लिए अप मूव का चांस है। अगर आज आपके लिए शॉर्ट स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैंगल दोनों को मिलाकर स्ट्रेटजी, आयरन कंट्रोल जैसी स्ट्रेटजी आपको बनानी है, और इस रेंज का फ़ायदा आप फिर ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज जिंक सबसे ज़्यादा तेज है, एल्युमिनियम में भी हल्की तेजी है, कॉपर और लेड सपाट है। आपको क्या पसंद आ रहा है भाविक जी? यहाँ पे बेस मेटल्स में कहाँ ट्रेड लेना चाहिए?
देखिए मुझे जिंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आई थिंक कॉपर की बात करें तो कॉपर में जो हमने करेक्शन देखा था क्योंकि इंपोर्ट जो कर रहे थे कॉपर ओर के उस पे ऊपर टैरिफ नहीं लग रहा था। उसके बाद हमने देखा था कि फ्रेश फॉलो अप सेलिंग नहीं दिख रही है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कॉपर के प्राइसेस अभी स्टेडी हो चुके हैं। 870 के नीचे अगर जाते हैं तो ही आई थिंक वापस से करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज 880 से 905 910 की रेंज में ट्रेड लग रहा है। बट जिंक मुझे अभी भी बेहतर लग रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है 268 270 के टारगेट भी आ सकते हैं। मोमेंटम थोड़ा उसमें ज्यादा दिख रहा है। तो जिंक 265 के करीब बाय कर सकते हैं 268 के टारगेट के लिए। 263.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। ₹1 यहाँ से और कम हो तो जिंक खरीद सकते हैं 268 के टारगेट के लिए। ₹263 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा ले तो आपको बेस मेटल्स में जिंक में ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है। आपको क्या पसंद है सर, मैनेजी सर? आ, तीनों मेटल काउंटर में स्ट्रेंथ है, बट उसमें अगर किसी को मतलब पोजिशनल ट्रेड लेके चलना है तो एल्यूमिनियम और जिंक सही रहेगा। अपसाइड में जिंक 272 या 273 तक भी ये अपसाइड अपसाइड में जा सकता है। एल्यूमिनियम 255 का ओवरऑल एक अपसाइड टारगेट है। और अगर इंट्राडे में खेलना है तो बाय ऑन डिप्स कॉपर में, क्योंकि 892 और 893 तक भी अपसाइड एक चांस है। नेचुरल गैस में आज 1% के आसपास की तेजी है, 258.50। हालांकि भाव नीचे भी काफी आया है। अनिंद सर, क्या लग रहा है, एनजी की चाल आगे कैसी दिख रही है यहां से? नेचुरल गैस में ओवरऑल व्यू अभी भी बेरिश है, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड है जहां पे इन्वेंट्री रैपिडली बिल्डअप होता है, और एग्जैक्टली वही मतलब हो रहा है अमेरिका में। तो 244 का ओवरऑल टारगेट है यहाँ पे। एंट्री ऑन द शॉर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 265 या 264 के लिए वेट कीजिए, क्योंकि लास्ट एक हफ्ते से वो एक इंट्राडे स्पाइक देता है, फिर वहां से सेलिंग आता है। तो 264 65 तक के आसपास फिर वहां पे थ्रू पुट ऑप्शन और थ्रू फ्यूचर्स एक शॉर्ट बनता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 273 के ऊपर। ओके, तो ये सलाह एनजी में आपकी तरफ से। आप किस साइड का ट्रेड लेने के लिए सलाह दे रहे हैं भाविक एनजी में? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा। जी, मुझे भी अभी लग रहा है कि आई थिंक सरप्राइज की रणनीति रखनी चाहिए क्योंकि देखिए वेदर फोरकास्ट अगर देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में इतनी गर्मी नहीं है जिसकी वजह से कूलिंग कंडीशन नहीं हो सकती। शायद एंड ऑफ अगस्त थोड़ी गर्मी आ सकती है तो बाद में हमें नेचुरल गैस में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और अभी अगर प्रोडक्शन के भी डेटा देखें तो वो भी काफी स्ट्रांग है, इसलिए आई थिंक नेचुरल गैस में प्राइस जो है मुझे लग रहा है दबाव में ही रहेगा। फ्यूचर में आई थिंक 263 के करीब अगर एक बार मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 256 के टारगेट के लिए, और 267 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेचुरल गैस बेचने की सलाह, आपकी सलाह है 256 के टारगेट के लिए। 263 यहाँ से पुल बैक थोड़ा आए उसके बाद बेचने की सलाह है। 267 का एसएलवी लगा लीजिएगा। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक अहम खबर है, खरीफ फसलों की बुआई की रिपोर्ट हम लेकर आएंगे। किन फसलों में किसानों का रुझान इस बार ज़्यादा है और क्यों ये रुझान है, ये भी समझेंगे। हमारे साथ विमल बेंगानी होंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में आज दायरे में ही कारोबार हो रहा है। जीरा सपाट है 19,150 के आसपास। हल्दी पर दबाव है 13,100 के नीचे। धनिया में हल्की तेजी है 7,830 के ऊपर। भाविक जी, क्या पसंद आ रहा है आपको मसालों में? आई थिंक अभी भी मुझे धनिया काफी पसंद आ रहा है। देखिए धनिया में हमने देखा कि कैचअप वैल्यू भी हो रही है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि 7900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 7820 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 7900 के टारगेट के लिए, और 7,750 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जीरे की बात करें तो जीरे में अराइवल की अभी भी प्रेशर है, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि 20,000 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा। बट अभी भी यहाँ से थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है 19,500 तक के लिए। तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 19,500 के टारगेट के लिए, और 19,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ग्वारसीड ग्वारगम आज दोनों कमजोर दिख रहे हैं। आधे आधे % के आसपास की गिरावट है दोनों ही काउंटर में। क्या यहाँ पर कुछ रिकवरी के साइन दिख रहे हैं कि भाविक? यहाँ पर कल तो ठीक ठाक तेजी थी, आज फिर से गिरावट है। क्या होगा सर आगे ग्वारसीड ग्वारगम में? देखिए गुआर वही लेवल पे आ गए जहां पे पहले भी हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। खास करके अगर गुआर सीट की बात करें तो 5400 का जो दायरा है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है बार बार, और वहीं से हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर
ये लास्ट 2 दिन में भी वहीं देखा 53, 50, 53, 70 के करीब एक बार वापस से सेलिंग प्रेशर है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी शॉर्ट करके चल सकते हैं। यहाँ से रिकवरी जो है मुझे नहीं एक्सपेक्ट लग रही है कि आगे जाके आ सकती है। तो 50 टू 80 के करीब सीड में शॉर्ट कर सकते हैं 50 टू 100 के टारगेट के लिए और 53, 50 का स्टॉप लॉस। और गम की बात करें तो गम में भी यही है कि 10,000 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो गम में भी एक बार बेच के चल सकते हैं 9,900 के करीब 9,750 के टारगेट के लिए और 10,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। सिर्फ ग्वारगम को लेकर ये राय है। चलिए खरीफ फसलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बुआई करीब 5% ज़्यादा है पिछले सीजन के मुकाबले अब तक, और जो नॉर्मल एरिया है 1,97 लाख हेक्टेयर का, उसमें से 85% एरिया में खेती अब तक बुआई हो चुकी है खरीफ फसलों की, और सबसे ज़्यादा बुआई जो हुई है धान की, करीब करीब 17% ज़्यादा पिछले साल से अब तक बुआई हो चुकी है। 320 लाख हेक्टेयर में अब तक धान की खेती हो चुकी है। मक्के की खेती में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। किसानों का रुझान इन दोनों फसलों पर काफ़ी ज़्यादा है। मक्के की खेती का जो एरिया है वो 92 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हो चुका है, करीब करीब 12.25% पिछले साल से ज़्यादा है। हालांकि दलहन का एरिया कम होता दिख रहा है। शुरुआत में देख रहे थे कि मूंग की खेती काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन वो खेती भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और साथ ही अरहर की खेती कम रही है, करीब करीब 6.25% कम है पिछले सीजन के मुकाबले अरहर का एरिया, और उड़द का भी एरिया कम है। तिलहन की बात करें तो तिलहन का जो खेती का एरिया है वो 4% घटा है। सोयाबीन की खेती का एरिया 4% घटा है। तो ये दबाव यहाँ पर दिख रहा है। तो पूरी तरह से फोकस अब किसानों का इस बार मोटे अनाज पर है। मोटे अनाज में मक्के पे भी काफ़ी ज़्यादा है, और उधर धान की खेती काफ़ी ज़्यादा हुई है। बिमल बेंगानी साहब हैं, बेंगानी इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिमल बेंगानी जी। सर, धान और मक्का इन दोनों फसलों पर किसानों का इतना रुझान क्यों है सर? नमस्कार। नमस्कार ये जो मक्के का रुझान है, मक्के में क्या है, एक तो मक्का केस क्रॉप हो गई, मतलब उसके बहुत सारे बायर हो गए, पोल्ट्री वाले हो गए, स्टार्च वाले हो गए, और इथेनॉल एक बहुत बड़ा आया है जो कि मक्के का बायर है। और सेकंड है, मक्के की खेती में इतना किसानों को मेहनत नहीं लगता है। तीसरी बात है, मक्के की खेती में किसान का जो अपना कॉस्ट आता है वो करीबन 10 रुपया केजी के आसपास कॉस्ट आता है, लेकिन उसका रियलाइजेशन मिनिमम 20-21 का रियलाइजेशन हो जाता है। तो इस बोल के किसानों का रुझाव मक्के की खेती में ज्यादा है। और कुछ अगर अपन देखें, अभी लास्ट जो पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूं, हर चीज की खेती के यील्ड भी ज्यादा आ रहे हैं, यील्ड बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से प्रोडक्शन काफी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। आज चावल की भी बात करें तो आपने काफी अच्छा रुझान है चावल में, धान की खेती में। और रहा ये तुहर और उड़द, ये तुहर और उड़द में क्या हुआ, लास्ट ईयर अपने प्राइसेस इतने ज्यादा डाउन हो गए कि किसानों का रुझान वहां से हट करके और मक्का या धान इसमें आ गया है। तो इस बार माने मौसम अपने साथ अच्छा है, मानसून अच्छा है, और हर चीज की खेती काफी अच्छी खेती है ये है। और आशा करते हैं कि काफी अच्छा प्रोडक्शन आएगा, ओवरऑल प्रोडक्शन काफी अच्छा खरीफ में आएगा। यानी देखिए, हाँ, और लोगों का फोकस इसलिए भी बढ़ा है मक्के पे क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे एथेनॉल के लिए भी डाइवर्जन हो रहा है, पोल्ट्री सीड्स के लिए डिमांड है ही, और दाम भी काफ़ी सपोर्टिव है मक्के को लेकर, और खेती में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ये एक अहम बात है। और धान की भी यहाँ पे चावल की जिस तरह से एमएसपी खरीदारी हो जाती है तो वो भी किसानों के लिए आसानी होती है। सर, अब एक सवाल मेरा होगा, बांग्लादेश में आप लीडिंग एग्री एक्सपोर्टर हैं, वहाँ पर अभी ट्रेड रिलेशन किस तरह के चल रहा है, एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी बांग्लादेश में जो अपना एक्सपोर्ट हो रहा था, तो वो एक्सपोर्ट आप समझिए करीबन करीबन 40% पे आ गया। बाई रोड से हम देख रहे हैं, बाई रोड से पर डे जो 1500 गाड़ियां जाती थी, उसकी जगह अभी 500-600 गाड़ियां ही जा रही है। कुछ तो बांग्लादेश में आज वीट हमारे यहाँ बैंड है, तो वीट जा नहीं सकता। मक्के में हमारे यहाँ इंडिया में प्राइसेस ऊपर है ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से, तो मक्का वैसे नहीं जा सकता है। और प्याज जो है, वो प्याज बांग्लादेश गवर्नमेंट आईपी नहीं दे रहा है। तो एक बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक आपसी जो दोस्ती थी, जो साल भर पहले जो दोस्ती थी, वो थोड़ी सी अभी वैसी दोस्ती नहीं रही है। तो पॉलिटिकल एक दूसरे, जैसे प्याज को आईपी नहीं देना बांग्लादेश गवर्नमेंट का कोई कारण नहीं है,
उनके यहाँ प्याज के भाव काफी तेज हो गए हैं, करीबन 60 रुपया केजी प्याज है वहां पे। इंडिया से अगर लेते हैं तो उनके घर पहुंचेगा बांग्ला टका से 25-26 रुपया। लेकिन ये पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि एक दूसरे को माने मिल के नहीं चल रहे हैं, ये बोल करके थोड़ी दिक्कत है। और आने वाले टाइम में जब तक बांग्लादेश का इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती है, तब तक इसमें सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अभी जो ट्रेड रिलेशन पुराने जैसे नहीं है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में काफ़ी दिक्कत हो रही है। शुक्रिया विमल जी, आपने वक्त निकाला खरीफ फसलों को लेकर भी और बांग्लादेश में एक्सपोर्ट को लेकर क्या स्थिति है भारत से, उस पर भी आपने अपनी राय रख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कॉटन केक पे एक चाल पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कॉटन केक लगातार तेजी दिखा रहा है। 3300 के ऊपर अगस्त का वायदा आज भी है, 1% ज़्यादा तेज। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर धनिया और कॉटन केक दिख रहा है एनसीडीएक्स पर। भाविक जी बताइए, कॉटन केक को लेकर क्या आउटलुक है अब? देखिए, कॉटन की बात करें तो अभी भी अगर फिजिकल मार्केट में देखिए तो सप्लाई टाइटनेस है, जिसकी वजह से प्राइसेस हम लगातार देख रहे हैं कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी कंटिन्यू जा सकते हैं 3340 से 3350 तक। मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं प्राइसेस। तो अभी भी कोई भी डिप मिलती है तो बाय करके ही चलना चाहिए। आज के दिन भी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 3290 पे आता है, तो 3330 से 3340 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3260 का। शायद 3340-50 पे हमें थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल सकती है, बट अभी भी फिजिकल टाइटनेस की वजह से एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके की प्राइसेस जो है वो थोड़ी फर्म ही रहेगी। भी आपको लग रहा है कि कॉटन केक की चाल तेज ही रहेगी। शुक्रिया भाविक आपका। आनंद बैनर्जी सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। कम मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए FNO जंक्शन लेकर आएंगे। आज बाजार की चाल देखें तो बाजार कमजोरी लग रहा है। निफ्टी 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। निफ्टी बैंक भी 200 अंक नीचे है। वायदा में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे हमारे सहयोगी शरद। जल्द लौटते हैं।